हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज में। सो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके आरएमएस और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए योर साइंस सेक्शन, जहां आपके आने वाले हैं आरएमएस में 50 क्वेश्चन एंड सैनिक में आपके 25 क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क्स ईच। तो आपका 50 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैं आपको अभी तक करा चुकी हूँ इन वीडियोस के 5 पार्ट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6th पार्ट, जिसमें मैं आपको अगेन 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। स्टूडेंट, जब आप मेन एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको देखने को मिलेगा एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पर एग्जाम तक होने वाला है 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन। इससे अच्छे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से वहां पर अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें बच्चों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चले हुए हैं तब तक आपको ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट को हम यहाँ वीडियो के थ्रू करा रहे हैं। आपको किसी भी तरह का यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। तो सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन विद द नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरएमएस के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आप हमारे ज्योमेट्री हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं इन बागपत, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं ऑल द एग्जाम्स की। तो जो आरएमएस के लिए हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है दैट इज कर्तव्य बैच। स्टूडेंट, ओनली 25 सीट्स आर अवेलेबल। तो आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से एनरोल कराएं, पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें और अपना एनरोलमेंट करा के अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट करें। स्टूडेंट, अगर हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगी टीचर्स के साथ, एक्सपर्ट टीचर्स के साथ क्लासेस फ्रॉम 8 to 5 आपकी डेली क्लासेस होती है। मिनी मॉक कंडक्ट होते हैं, महा मॉक हम एवरी थर्सडे और संडे कंडक्ट करते हैं। हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। हर स्ट्रैटेजी को अपनाया जाएगा जो कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। इट कैन बी RIMC, इट कैन RMS, इट कैन बी सैनिक और नवोदय। बेस्ट फीचर ये है कि आप यहाँ पर मंथ फीस भी सबमिट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई बल्क अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप हमारे हॉस्टल को तो विजिट करें, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.geometryschool.in को विजिट करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल इवन ऑन दीज नंबर्स। अगर आप हॉस्टल में नहीं स्टे करना चाहते तो आप हमारी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अवर ऐप दैट इज ज्योमेट्री स्कूल। या तो आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए डायरेक्ट, या आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, जहां आपको हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर और जहां से आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द एग्जाम। ओके स्टूडेंट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। अगर आपने अपना रजिस्टर प्रिपेयर कर लिया है तो जल्दी से उसको निकाल लीजिए। एंड वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आज आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस को करते हैं और अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करते हैं, तो आप भी वीडियो को देखें और ये देखें कि कितने क्वेश्चन उसमें मेरे बताने से पहले ही आपको आते हैं। तो देखते हैं आज के 25 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। आपने दो प्लेन मिरर को लगाया है, लाइक अभी 90 पर हैं, अब आप इनको डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब आप 80 पर आ गए हैं, 75 पर आप मूव कर गए। अब इसी तरह से आप अपने एंगल को क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। स्टूडेंट, आपको पता है जब भी हम दो मिरर कोई भी एक साथ लगाते हैं तो हमें मल्टीपल इमेजेस यहाँ देखने को मिलती है। जब आप देखेंगे तो यू कैन गेट द मल्टीपल इमेजेस। तो अगर आप एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर इमेजेस इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कभी एंगल को यहाँ पर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके इमेजेस बढ़ेंगे जब एंगल घटेगा। एंगल को हम यहाँ मान लेते हैं थीटा, और आपको पता है दैट इज 360 इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने मिरर की, जो प्लेन मिरर को मैंने प्लेस किया उनके एंगल को डिक्रीज। लाइक मैंने पहले 90 रखा, अब मैं उसको रख लेती हूँ 80। इसी तरह से अभी 360
डिवाइडेड 40 और 360 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर मैं एंगल को डिक्रीज करती जा रही हूँ, आप 85 82 की रेशो में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कट किया, 9 1 9 9 2 18 9 3 20 9 4 36। तो यहाँ पर मेरी इमेज आ रही है 4। लेकिन व्हेन यू विल गेट द इवन नंबर जस्ट नोट टू फॉरगेट -1 फ्रॉम हेयर, क्योंकि जो एक इमेज बनेगी वो एज पे बनेगी और वो कंप्लीट इमेज नहीं होगी। तो इवन नंबर पर हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 1 एक इमेज को, तो इमेज बनेगी 90 के केस में 3। इसी तरह से आप यहाँ पर करते हैं 8 1 8 4 32। यहाँ पर आपकी पॉइंट में आती है, जब आपका पॉइंट में आएगा तो आप पॉइंट वाली को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कट करते हैं अगर, तो आपको मिलता है कितना, 8 1 8 16 8 24 8 4 32। और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 4 पॉइंट आ गए मेंशन, 8 5 40। तो यहाँ पर आपकी 4 इमेजेस हो गई हैं। इसी तरह से आप चलते हैं आगे, 4 9 36। यहाँ पर 40 आप एंगल लेते हैं तो 9 बनती है। 9 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर में आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि ये सारी इमेजेस अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेंगी। तो यहाँ आपकी कितनी इमेजेस बन गई हैं, 9। इसी तरह अगर आपका एंगल 20 है तो आप देखेंगे 2 1 2 और 2 8 16, 18 हमारा इवन है तो 1 - 17 इमेजेस आपको यहाँ मिलेंगी। तो आप इस तरीके से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पर हमारे लिए अगर इवन आएगा तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -1 और ओड को आप एज इट इज रखेंगे। तो जितना एंगल को आप कम करते जाएंगे उतने आपकी इमेजेस बढ़ती जाएंगी। तो एंगल अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल इंक्रीजिंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन इनमें से आपको किसकी प्योर फॉर्म में मिलेगा, कोल, चारकोल, कोक या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज योर कोल। प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है कोल, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कोल हमारा कौन सा है, एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। इसमें आपको प्योर कंटेंट मिलेगा 90 अबव % ऑफ कार्बन। तो कोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ए इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन SI यूनिट। 1 लाइट ईयर आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट का जो स्पीड होता है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी इसको आप कह सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में आपकी लाइट इतना ट्रेवल करती है। तो आपका जो है पूरा कंप्लीट ईयर में कितने डेज होते हैं, 365.25 यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर डेज होते हैं। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो द करेक्ट आंसर इज 9.46 × 15 मीटर। अगर ये किलोमीटर में आ जाता है तो आपका यहाँ पर 10⁻, यहाँ हमारा 12। तो इस तरीके से अभी हमसे मीटर में दिया गया है तो करेक्ट आंसर योर 15 मीटर, क्योंकि मीटर में है, किलोमीटर में होगा तो इट विल बी 12, भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। जितना लाइट की स्पीड को हम यहाँ लेंगे, 1 ईयर में जितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। If two plane mirrors are inclined to each other at an angle of 40 डिग्री, 2 प्लेन मिरर को इंक्लाइंड किया गया है 40 डिग्री के एंगल पर, तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर आपको पता है, जब आप ट्रायल रूम में जाते हैं, कहीं भी शोरूम में जाते हैं, तो आपने मल्टीपल इमेजेस का फिनोमिना वहां देखा होगा, जैसा मैंने आपको क्लैडियास्कोप में भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो आप इसको अब इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा विल बी 360 एंड एंगल कितना है आपका 40। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 1 4 4 9 36। तो 9 आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट लेनी है। पूरी कंप्लीट इमेजेस आपकी कितनी बनेंगी, दैट इज 9। और अगर इवन आता है तो आप 1 माइनस कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 9। तो आपकी 40 डिग्री के एंगल पर कितनी बनेगी, 9 इमेजेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। स्टूडेंट, सारी वीडियोस में मैंने मेटल के क्वेश्चन आपको समझाए हैं। मेटल आप जानते हैं सॉलिड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट वी हैव 2 एक्सेप्शन केसेस दैट कैन बी इजिली कट विद नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम, बैरियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड मरकरी, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पर सोडियम and potassium are the metals that are vigorously reactive also। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट भी हैं एयर ऑक्सीजन के साथ, और साथ में सबसे ज्यादा सॉफ्ट भी हैं कि आप इन्हें इजीली कट कर सकते हो विद अ नाइफ। और आपको पता है इनको स्टोर किसके अंदर किया जाता है, केरोसिन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको RMS सैनिक में बिल्कुल रखे मिलने वाले। एवरी ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सबसे सॉफ्ट मेटल, सबसे विग्रसली रिएक्टिव मेटल किसको केरोसिन में रखा जाता है, तो हमारा सोडियम, जिसका सिंबल Na सिंबल भी आ जाता है कभी कभी, पोटेशियम का सिंबल K। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
फॉर रेस्पायरेशन इन डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ, जब आप डीप सी में एंट्री करते हैं डाइवर्स रेस्पायरेशन के लिए कौन सी गैसेस का मिक्सचर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम का, CO2 हीलियम का। CO2 से तो आप वैसे ही ब्रीथ नहीं कर सकते, हाइड्रोजन से आप ब्रीथ नहीं कर सकते, तो ये तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन करेक्ट है। इसी के साथ पहले नाइट्रोजन का मिक्सचर ले जाया जाता था, बट नाइट्रोजन आपके ब्लड के साथ मोर सोल्यूबल है, तो अब लेके जाते हैं हीलियम का मिक्सचर, दैट इज हेलियोक्स। यहाँ पर हम हेलियोक्स नाम का सब्सटेंस लेके जाते हैं सिलेंडर, दैट इज द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। मेटल नॉन मेटल से अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर। आप यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जो यूनिसेलुलर के रेस्पॉन्स में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यूज इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। स्टूडेंट जो भी यहाँ पर पूछा गया है पहले उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा टिश्यूज, और टिश्यूज तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते ही नहीं है, दे आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मीनिंग आपको पता होगा, दे आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर डू नॉट रिक्वायर फूड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो लाइफ सस्टेन करने के लिए फूड सबको जरूरी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म respire and reproduce, yes they do the respiration also and they also reproduce by several asexual method to produce his daughter cell। अभी तक हमें ये करेक्ट लग रहा है, but don't forget to read the last one। all unicellular organisms move by cilia, सभी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट के लिए सीलिया होते हैं। नो, किसी में फ्लैजिला भी होते हैं, यूग्लिना में हमारा फ्लैजिला भी होता है, तो सभी, और हमारा जो अमीबा होता है उसमें फॉल्स फीट होते हैं, दैट इज सूडोपोडिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सी। यूनिसेलुलर भी रेस्पायरेशन करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हेन पासिंग थ्रू, स्पीड जो है लाइट की हमारी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वो किसके केस में सबसे स्लो हो जाएगी? वाटर, वैक्यूम, ग्लास, एयर। तो बच्चों यहाँ पर ग्लास आपका सॉलिड सब्सटेंस है और सॉलिड का जो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा होता है, अप टू ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.60 to 1.65 तक होता है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो हमारी साउंड होती है वो सबसे तेज सॉलिड में होती है, मॉलिक्यूल से टकराती है, और यहाँ पर हमारा जितना ज्यादा सॉलिड होगा साउंड उतनी ही कम होगी। तो ग्लास यहाँ पर हमारा बिल्कुल सॉलिड सब्सटेंस है। वाटर, वैक्यूम, एयर में लाइट तेजी से पास कर जाएगी क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जिसकी वजह से लाइट कितना ज्यादा बेंड करेगी अपने पाथ से। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। और साउंड सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड सब्सटेंसेस में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is not true for eukaryotic organisms? पहले मार्क कर लीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूकैरियोटिक सेल के लिए ट्रू नहीं है? दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन, होती है। दे हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, ये भी ट्रू है, होता है। दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। यही तो फीचर्स है यूकैरियोटिक की, उनके पास एक प्रॉपर डेंस DNA होता है। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। तो हमें याद रखना है यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है वेल डिफाइंड, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज, और उनके मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन सब होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक सेल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक टाइप का फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है, एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स इन नेचर, एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर व्हाट टाइप ऑफ सेल? प्रोकैरियोट मींस प्रिमिटिव, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर बाउंड DNA नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे जिन कैरियन मींस न्यूक्लियर, प्रो मींस प्रिमिटिव, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव प्रॉपर नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इनके पास नहीं होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक है। तो ये यहाँ पर क्या है? नॉट ट्रू है इसके लिए, डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following reproduces only inside a host cell? इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द होस्ट सेल? तो यू नो दैट वायरस इज नॉन कंसीडर एज द ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो यहाँ पर ये इसकी बॉर्डर लाइन पर होता है लिविंग और नॉन, और ये इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, तभी ये अपनी सेल को लाइस कर पाता है और होस्ट सेल का DNA यूज करके मल्टीप्लाई कर पाता है, रेप्लिकेट कर पाता है। तो यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा इनसाइड द होस्ट बॉडी, दैट इज वायरस। और सारे इंडिपेंडेंटली होस्ट सेल के अलावा भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट में।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड XYZ केयरफुली। यहाँ पर आपको रीड करना है XYZ स्टेटमेंट को केयरफुली और अपना आंसर देना है। एक्स को स्टोर किया जाता है अंडर केरोसिन। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुने तो आप इसको कर सकते हैं। वाई जो है कैचेस फायर कर लेता है ऑन एक्सपोजर, इसलिए से स्टोर किया जाता है वाटर में। जेड जो है इजिली रिएक्ट कर जाता है स्लोली वाटर से। तो यहाँ पर आपको XYZ बताने हैं कौन है। तो एक्स अभी हमने बात किया है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो पोटेशियम का सिंबल के यहाँ कहीं नहीं है, तो अभी तक हमें इसका मतलब सोडियम हमारा अभी तक आंसर। और सोडियम का सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ Na। वाई जो है फायर कैच कर लेता है एक्सपोजर टू एयर, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था फोस्फोरस, जिसको स्टोर किया जाता है अंडर द वाटर। जेड जो है पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, मींस कि आपका आयरन आपका वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, रस्ट कोरोड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम फॉस्फोरस आयरन का सिंबल Fe पता होना चाहिए। तो सोडियम फॉस्फोरस और Fe, तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आ चुका है लास्ट ईयर, तो इस बार ये आपका RMS में आने के चांसेस है। तो यहाँ से ये भी नहीं आया डायरेक्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको इतनी सारी वीडियोज में ये बता चुकी हूँ, इससे सारे एक्सेप्शन केस मेटल और नॉन मेटल्स के। स्टूडेंट अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 8 जनवरी को आपको एग्जाम में जाना है। प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी, जरूरत होगी सिर्फ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की। तो अगर आप 6 क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप पर जाकर वीर पैक परचेज कर सकते हैं। दैट इज द कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज विद प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट एंड एग्जाम बूस्टर इज देयर। बहुत बेनिफिशियल कोर्स है इस टाइम पर, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है हमारा, जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि सिलेबस आप कितना भी कवर कर लो, जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप नहीं निकाल सकते। इसी तरह का अगर आप सैनिक 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा यहाँ पर शौर्य कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 9th क्लास के सिलेबस के कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, एग्जाम बूस्टर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें वाटर फिल किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। पहले हाईलाइट कर लेंगे कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द प्रेशर। यहाँ पर ऑप्शन है आपका प्रेशर एट ए पे सबसे ज्यादा होगा, बी पे उससे कम, सी पे उससे कम, सब पर इक्वल होगा, ए पर ज्यादा होगा, बी पर नहीं, और फिर सी पे सबसे कम। तो स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखना है, योर प्रेशर विल इंक्रीज when the depth will increase। जितना ज्यादा आपकी बॉटल का या किसी भी कंटेनर का डेप्थ इंक्रीज होता है उतना ही ज्यादा नीचे की तरफ प्रेशर पड़ता चला जाता है। तो सी पर यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। आपने देखा भी होगा हाई टाउन्स में रहने पर, आपको पता है अगर कोई टाउन है और वहां पर आपके बिल्डिंग्स है अलग अलग, तो सबसे ज्यादा प्रेशर से वाटर आपका ऊपर टैंक भले ही है पर सबसे नीचे सबसे प्रेशर पे आता है, क्योंकि विद द इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर विल इंक्रीजेज। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। तो सी इज द करेक्ट। यहाँ पर हमारे सी पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है, द प्रेशर विल इंक्रीज एट द सी। तो सबसे कम यहाँ पर ए पे होने वाला है, बी पर उससे ज्यादा, सी पर सबसे ज्यादा, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे, जरूर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। द 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेंस। बेसिकली हमारे लाइकेंस क्या होते हैं, जो हमारे सिम्बायोसिस में रहते हैं। सिम्बायोसिस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये म्यूचुअल डिपेंडेंस के साथ रहते हैं कि तुम मेरी इस चीज में हेल्प करो, आई विल हेल्प इन दिस। तो यहाँ पर लाइकेंस में हमारे जो फंगस होती हैं और एल्गी आपस में कैसे रहती है विद द म्यूचुअल डिपेंडेंस। फंगस क्या करती है, फंगस प्रोवाइड द शेल्टर, फंगस तो प्रोवाइड करेगी एल्गी को शेल्टर, एंड एल्गी इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो इट विल गोइंग टू प्रिपेयर द फूड। तो लाइकेंस यहाँ पर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं वो होती है आपकी एल्गा और फंगस। तो फंगस क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है। तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। डी इज द करेक्ट आंसर। इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू। अगर किसी के क्लोथ में फायर लग जाता है कंबशन एंड फ्लेम से, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक्सटिंग्विश करना है, फायर को पुट ऑफ करना है, तो क्या ठीक रहेगा।
थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ्स, यूज फायर एक्सटिंग्विशर, कवर द पर्सन विद वूलन ब्लैंकेट, कवर द पर्सन विद पॉलिथीन शीट। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या है, जब भी हमारे कपड़ों में आग लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वूलन ब्लैंकेट उसको ट्रैप कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एयर यहाँ पर रुक जाएगी एंड यू नो दैट एयर इज रिक्वायर्ड टू कंबस्टिबल एनी ऑफ द फ्यूल बिकॉज इट इज हेल्प इन द कैचिंग फायर, कंबशन में हेल्प करता है आपका ऑक्सीजन। और हमको क्या करना है, वूलन ब्लैंकेट हमारा यहाँ पर क्या है, वूल हमारी इंसुलेटर है, एयर को ट्रैप कर लेती है, जाने नहीं देती, तो एज अ इंसुलेटर ये पर्सन को हेल्प करेगा टू रिमूव और टू पुट ऑफ द फायर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मैच द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन द गिवन कॉलम ए विद द डिस्कवरी मेड देम। यहाँ पर आपको मैचिंग दिया हुआ, आपको बताना है विच इज द करेक्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है जो उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड है। लुइस पास्चर ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, नो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। एडवर्ड जेनर ने किया था वैक्सीन, कौन सा, स्मॉल पॉक्स का। यहाँ पर लुइस पास्चर ने अपना प्रोसेस डिस्कवर किया था, दैट इज पास्चुराइजेशन और द फर्मेंटेशन। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट ये सारे दिखाई दे रहे हैं। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन किया था, पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन किया था स्मॉल पॉक्स के लिए, लुइस पास्चर ने किया है फर्मेंटेशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्मॉल पॉक्स नहीं, एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर किया था हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स डिजीज के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Now move on to the next question. The calorific value of a fuel is expressed in unit called. यहाँ पर जो हमारी calorific value है किसके लिए, फ्यूल की जो calorific value होती है, बेसिकली calorific value क्या होती है, the amount of energy produced by बर्निंग 1 kg ऑफ द फ्यूल। किसी भी आइडियल फ्यूल को 1 kg बर्न करने पर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है उसको हम उस फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एनर्जी वर्ड मिला और यहाँ पर आपको केजी मिला। तो एनर्जी के लिए यूनिट होती है जूल, और यहाँ पर आप कितना बर्न कर रहे हैं, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बर्न करने पर जितनी पर जूल एनर्जी निकले, तो सिंपल सा है, किलो जूल पर किलोग्राम। कितनी अमाउंट यहाँ एनर्जी निकल रही है पर किलोग्राम को बर्न करने पर, तो किलो जूल पर किलोग्राम। दिस इज द कैलोरिफिक वैल्यू। 1 किलो को बर्न करने पर यहाँ पर कितने किलो जूल एनर्जी निकलेगी, तो दिस इज द कैलोरिफिक वैल्यू, दिस इज द कैलोरिफिक यूनिट। ये हमारी कैलोरिफिक वैल्यू की यूनिट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। What do black buck, elephant, python, golden cat together represent in a forest? अगर ये सब किसी एक फॉरेस्ट में है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, these are representing the endemic fauna of that प्लेस। एंडेमिक क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलती है, एंड फोना इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फ्लोरा होती हैं हमारे प्लांट्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फोना ऑफ दैट फॉरेस्ट, की उस फॉरेस्ट में जो फोना प्रेजेंट है, मतलब कि एनिमल्स, और ये वहां के एंडेमिक फोना है। लाइक ब्लैक बैक बेसिकली ये कहाँ के हैं, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा, जो हमारा मध्य प्रदेश में है, सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व के ये हमारे क्या है, वहां की फोना है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, वहां की एंडेमिक स्पीशीज है ये। इन द सर्किट शोन इन, यहाँ पर एक सर्किट आपको शो किया, जब सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है, मींस लाइट पास कर दी गई है, स्विचेस लगा दिया गया है, तो वैसे ही आपका ये हैमर गोंग को हिट करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर। आपका सर्किट पूरा हो चुका है, लाइट पास हो चुकी है, स्विच लग चुका है। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो यहाँ हैमर की वजह से जनरेट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, अलोन फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर जो आपका लाइट जनरेट हुआ है वो एक्ट करेगा एज अ यहाँ पर एक हैमरगोंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो जो आपका यहाँ पर आयरन कोल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से वर्क करेगा और उसके बीच में यहाँ हिट करने के लिए जनरेट होगा मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि आपके डोर बेल्स में होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Whenever the surface in contact tend to move with respect to each other, जब भी कोई सरफेसेस आपस में कांटेक्ट आते हैं और मूव करते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट, तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। आप जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो एक अपोजिट फोर्स वहां लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस केस में लगेगा, जब ऑब्जेक्ट ओनली सॉलिड होंगे, जब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का लिक्विड होना जरूरी है, या दोनों ऑब्जेक्ट का गैसियस होना जरूरी है, या कोई भी हो सकते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और
or gas? Yes, because frictional force can act only of the subject. It can be solid, it can be liquid और it can be gas. और मैंने आपको बताया था लिक्विड और गैसेस से लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम ड्रैग कहते हैं और लिक्विड और गैसेस हमारी फ्लूइड्स कहलाते हैं और आपके फ्लूइड्स पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है. आप सीएनजी हो, आपकी एलपीजी हो, आपने बैलून ही देखा होगा, वो बस्ट हो जाता है ड्यू टू द हाई प्रेशर अगर आप और भरते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सब एक दूसरे पर यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डालेंगे सब, चाहे आपका ऑब्जेक्ट का नेचर कुछ भी हो. तो डी इज द करेक्ट आंसर. The type of pollution which is likely to affect Taj Mahal in Agra to great extent: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. जो हमारा ताजमहल का आगरा का जो मार्बल है उसका येलोइंग होना किसकी वजह से है? ड्यू टू द आगरा की और मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेपर फैक्ट्रीज हैं, इनकी वजह से हमारा ताजमहल जो है, जो इन रिफाइनरीज में पॉल्यूटेंट निकलते हैं जब भी यहाँ पर कोई वर्क होता है, तो दैट इज एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन की वजह से जो गैसेज यहाँ पर ऐड हो रही है SO2, NO2, वो जब एसिड रेन आती है, मींस जब बारिश आती है तो वो क्या उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है एसिड्स में. तो ये वाले जो हमारे सारी गैसेस है ये किसका पार्ट है? एयर पॉल्यूशन का. तो जो ताजमहल यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन. तो ए इज द करेक्ट आंसर. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव. अगर किसी भी पेट्रोल या कोई भी डीजल का कंप्लीट कंबशन नहीं होता, मींस कोई भी आपका फॉसल फ्यूल है, ऑर्गेनिक फॉसल फ्यूल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब भी उसका इनकम्प्लीट यहाँ पर क्या होता है, कंबशन होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो आपकी बनती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब प्योर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी. तो यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो विच गैस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस? कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट इज वेरी पॉइजनस गैस जो हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन से भी तेजी से बाइंड करती है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज सुनामी? इनमें से सुनामी किसकी वजह से नहीं हो सकता? अ मेजर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर सी हो सकता है, सुनामी पानी में ही आती है. अर्थक्वेक होगा तो भी हो सकता है. वोल्केन, अगर कोई वोल्केनिक इरप्ट होता है तो भी आपकी वेव्स ऊपर उठ सकती है. लाइटनिंग, अगर बिजली चमकती है तो इसका कोई रीजन नहीं है कि इससे सुनामी होएगा, बट इन तीनों केसेस में सुनामी इजिली आ सकता है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? इनमें से पेट्रोलियम को रिफाइन करने पर कौन सा बाय प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जो और अदर बाय प्रोडक्ट मिलते हैं आपको इस क्रूड ऑयल में से सेपरेट, लाइक पेट्रोल, डीजल. तो यहाँ पर पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल, कोक. यस, कोक इज नॉट द आंसर बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल. कोल को हीट करने पर हमें ऑब्टेन्ड होता है कोक. तो डी इज द करेक्ट आंसर. और सारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पेट्रोलियम के हैं. Read the statement given below. Choose the combination of statement which indicate need to irrigate crop. यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया, आपको देखना है कि इनमें से इरिगेशन करना क्यों पड़ता है, खेतों की सिंचाई क्यों करनी पड़ती है. अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है. सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन. यस, ये बात बिल्कुल ठीक है. सीड्स को डोरमेंट स्टेज से बाहर आने के लिए, डोरमेंसी से बाहर आने के लिए मॉइस्चर की नीड है. प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिसॉल्व फॉर्म. यस, आपको पता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब वाटर में डिसॉल्व होकर प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड करती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करती हैं बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर. ये बिल्कुल ठीक है. इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप. नो, क्रॉप को प्रोटेक्ट तो आपके यहाँ पर वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड करेंगे. इरिगेशन से सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है. सॉइल का टेक्सचर आप इंप्रूव करेंगे बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर. तो हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन से जा रहे हैं? सीड को डोरमेंट स्टेज से लाने के लिए मॉइस्चर की नीड है. प्लांट जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है, रूट्स, वो सब डिसॉल्व फॉर्म में करती है. तो 1 और 2 आवर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एनिमल एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स. जो एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मींस यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर ना होके बॉडी के बाहर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जैसे कि फिशेज में, फ्रॉग्स में, स्टारफिश में ये सब होता है. इनमें से इसका मेन अप्रोप्रिएट रीजन क्या है? द एनिमल आर स्मॉल इन साइज, वांट टू प्रोड्यूस मोर स्प्रिंग. ऐसा नहीं है कि एनिमल छोटा है तो उसको ज्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने. फूड अवेलेबल हो जाता है पानी में बहुत ज्यादा. नॉट द रीजन. टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. यस, क्योंकि यहाँ पर फीमेल क्या कर रही है? आउटसाइड एनवायरमेंट में अपने एग ले कर रही है. अगर वो 1 या 2 ही एग ले करेगी तो उनको कोई अदर एनिमल आके रप्चर कर सकता है, खा सकता है. तो यहाँ पर इनको थाउजेंड्स ऑफ एग ले करने पड़ते हैं जिन पर मेल आके अपने स्पर्म लिबरेट करता है, तो जिससे कि फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा बढ़ जाए. तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है. सी इज द करेक्ट आंसर.
स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। हमारे सेल में वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी बेबी का जो सेक्स है, इधर इट इज अ मेल और अ फीमेल, तो ये किससे डिटरमाइन होता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। यस, क्रोमोसोम पर ही होते हैं हमारे डीएनए की सीक्वेंस, जिसकी वजह से पता चलता है कि व्हाट विल बी, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं दैट इज XX, XY, XX फॉर द फीमेल, XY फॉर द मेल। तो यहाँ पर जो सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन करना है तो द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, द पार्ट ऑफ द सेल इज क्रोमोसोम। डी इज द करेक्ट आंसर। Student, these were your 25 questions. I hope you liked the video. Please give your feedback in the comment section box and tell me how much you have scored today. So thanks for watching. See you soon with the next part. I hope आपको ये questions बहुत help करने वाले हैं. For any query you can call on this number. So bye bye. See you in the next video.